अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ओके बेटा, ये हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है बेटा? चार्ज, फ्लक्स लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है टू फ्लो। अब इसका मतलब क्या है? चार्ज फ्लो, चार्ज का बहाव, चार्ज का बहाव। ओके बेटा। अच्छा बेटा, फ्लक्स जो है, फ्लक्स को कैसे जाहिर करते हैं? इस तरह आपने एक सर्कल लगाना है, उसके ऊपर एक लाइन खींच लेनी है। ये है फ्लक्स, इसको पढ़ते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं बेटा? फाई। ओके। अब इलेक्ट्रिक का पहला वर्ड क्या है? ई है, तो यहाँ पे आपने लिखना है ई। तो ये क्या बन गया बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक दो एग्जांपलें देखते हैं। वाटर फ्लक्स, तो इसका क्या मतलब है बेटा? वाटर फ्लो, पानी का बहाव। ठीक है। आप कहते हैं कि वाटर फ्लक्स, तो इसका मतलब क्या है? वाटर फ्लो, पानी का बहाव। इसकी दूसरी एग्जांपल एयर फ्लक्स, एयर फ्लो, हवा का बहाव। ठीक है बेटा। जिसके साथ फ्लक्स आ जाए तो वो चीज क्या करेगी बेटा? बहाव करेगी, बहेगी। अब इसकी फिजिकल फिजिकल डेफिनेशन देखें। फिजिकल इसके डेफिनेशन, द नंबर ऑफ field line passing through on which certain area element in the direction of perpendicular to the electric field line। अब बेटा देखें, ये क्या है? सर्टेन एरिया है। ठीक है बेटा, एक खास एरिया है, इसमें से जितने भी लाइनें पास करेंगे, ठीक है बेटा, ये क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास करेंगे, लेकिन सर्टेन एरिया के ये क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर होंगे। तो देख लें बेटा इसके, तो ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। समझ आ रही है? तो ये डेफिनेशन है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing through on which certain area element in the direction of perpendicular to the electrical field line। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जितने भी खास एरिया में से पास करेंगी बेटा, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या करेंगे सर? हमारे पास खास एरिया के क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा? उसकी फिजिकल डेफिनेशन है।
तो अब देखिए इसकी डायग्राम, तो डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक सर्टेन एरिया है जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, और दूसरा एरिया ये है जिसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब इसमें से लाने पास करेंगे, इसमें से करेंगे, ठीक है बेटा, ऐसे। अब आपने ये देखना है कि इस एरिया में से कितने लाइनें पास की हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया ए में से कितने लाइनें पास की हैं। आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब इस एरिया में से कितने लाइनें पास की हैं, तो यहाँ पे आप लिख लें पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बी। ठीक है बेटा, ये एरिया ए है, ये एरिया बी है। इसमें से लाइनें कितने पास की हैं, 1 2। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2। तो बेटा ये थी इसके फिजिकल डेफिनेशन। अच्छा बेटा, अब हम इसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ये क्या है बेटा, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो देखें बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया। ठीक है बेटा, अब इसकी डेफिनेशन बनाना आसान है। तो ये डेफिनेशन मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंदर भी बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, इस तरह की डेफिनेशन आ जाए तो उसकी डेफिनेशन बनाना आसान होती है। अब ये दरमियान में क्या बेटा, ये डॉट है, इसको स्केलर भी पढ़ते हैं, डॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और ये है इसके क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। अब बेटा देखें, इसका यूनिट देखते हैं। पहले इसका फार्मूला यहां पे लिख लें। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या है बेटा, 4 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, एरिया है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देखें बेटा, मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ओवर चार्ज। तो बेटा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो देख लें, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, अब इसका दूसरा यूनिट देख लें, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट अगर एक ऑप्शन दे, ये दे दे, दूसरा जो मैं समझा रहा हूं वो दे दे, ठीक है, फिर नॉन ऑफ दिस कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको आने चाहिए। वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब ये फार्मूला कहां से आता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे वाले टॉपिक के अंदर, आगे वाला चैप्टर आएगा, उसी के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ना है और इसका यूनिट भी है। ठीक है, वैसे मैंने बता दिया है, यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। अब ये क्या है हमारे पास, एरिया, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसकी पावर इसके साथ कैंसिल कर दें, तो ये क्या बन गया, वोल्ट मीटर। एक इसका यूनिट क्या आ गया बेटा, जे आ गया। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डॉट खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है, ये इसकी क्या है, स्केलर फॉर्म है। ठीक है बेटा, मैं हेडिंग दे देता हूं यहाँ पे स्केलर। ठीक है बेटा, स्केलर की मैंने हेडिंग दे दी है। अब ये क्या है हमारे पास, वेक्टर है, इसकी मैंने क्या लिखा, स्केलर फॉर्म। अच्छा बेटा, अब ये क्या है, वेक्टर है, इसकी स्केलर फॉर्म ए आएगा। डॉट खत्म करते हैं तो क्या लगाते हैं, cos थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, cos थीटा। ओके बेटा, अब जो हमारे पास थीटा है बेटा, यहां पे नोट कर लेना है, थीटा इज बिटवीन, थीटा जो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया के दरमियान होता है। ठीक है बेटा, बेटा अब हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कितनी चीजों पे बेटा डिपेंड करता है, तीन चीजों पे। तो बेटा देखें, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है, सरफेस एरिया, ये क्या है हमारे पास, ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके बेटा, ये क्या है बेटा, सरफेस एरिया, और ये क्या है बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा सिंबल। ओके बेटा, अब बेटा मैं आपको वेक्टर एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं कि वेक्टर एरिया क्या होता है। तो बेटा देखें, वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया बेटा देखें, ये एक वेक्टर है, वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है। अब ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर किसको शो करता है बेटा, डायरेक्शन को। तो बेटा जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर एरिया होगा। ये बात ज़हन में बिठा लें बेटा, क्योंकि आगे वाले जो हमारे केस हैं इसी के मुताबिक है। ठीक है, तो पहले वेक्टर एरिया का कंसेप्ट आपको आएगा तो आगे वाले जो केस हैं वो आपको समझ आएंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर एरिया होगा। आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख, ऐसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म को, तो इसको अगर ऐसे लिखें, वेक्टर ओवर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये ऐसे होता नहीं है। ठीक है, ऊपर वेक्टर हो, नीचे उसके यूनिट वेक्टर हो, यानी कि उसकी डायरेक्शन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे मैं समझा रहा हूं, क्योंकि कोई दो चीजें अगर आपस में डिवाइड होती हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैं इस चीज को अगर ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूं,
अब ये देखें कि ये एक दूसरे के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर एरिया होगा। अगर आप इसको ऐसे समझ लें तो आपकी मर्जी, ये चीज समझ आ जाए तो ठीक है, ये चीज समझ आ जाए तो ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे लिख नहीं सकते। वैसे मैंने एक जर्नल बात आपको समझाई है। ठीक हो गया बेटा? अच्छा बेटा, अब हम इसके केस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने तवज्जो करना है। केस नंबर इसका है 1, ठीक है? मैं हेडिंग देने जा रहा हूं, when area is held perpendicular, ठीक है? जब एरिया क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। अब आपने समझना है बेटा, अब आपने प्रैक्टिकल समझना है। ये है सरफेस एरिया। क्या है बेटा? सरफेस एरिया, मैग्नीट्यूड समझ लें। समझ आ रही है? ये है सरफेस एरिया। अब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है? यूनिट वेक्टर और सरफेस एरिया जो होते हैं बेटा वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये आप जेहन में बिठा लें, ठीक है? तो ये सरफेस एरिया है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। अब ये बुक ऐसे पढ़ी है, समझ आ रही है? अब इसमें से जितने भी लाइनें पास करेंगे, ठीक है, अब इसमें से जितने भी लाइनें पास करेंगे, देख लें आप, तो अब ये देखें ये फील्ड लाइनें जा रही हैं, तो ये यहां से निकलेंगे, ठीक है? तो आपने जो एंगल लेना है बेटा वो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान ही लेना है, ठीक है बेटा? तो ये देखें यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी यही है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी यही है। तो जो आप एंगल लेंगे बेटा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान लेना है, ठीक है बेटा? तो ये हमारे पास सरफेस एरिया ऐसे पड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज ऐसे दिखाई जाती है, लेकिन व्हाइट बोर्ड में ऐसे नहीं बना सकते। तो बेटा देखें, ठीक है बेटा? अब यूनिट वेक्टर, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर एरिया है, ठीक है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जा रही हैं, पास कर रही हैं, ठीक है बेटा? अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। अब ये देखें ये क्या है? पैरेलल है। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बेटा? पैरेलल है। तो इनके दरमियान जब पैरेलल है तो जो इनके दरमियान एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनेगा। जब भी कोई चीज दो पैरेलल होती है तो उनके दरमियान बेटा जो एंगल होता है वो एंगल क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, तो आपने जब भी एंगल लेना है वो आपने वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान ही लेना है। समझ आ रही है? कि कुछ बच्चे जब पेपर कर रहे होते हैं तो वो परपेंडिकुलर का मतलब समझ लेते हैं कि 190 का एंगल बन जाता है, तो वही गलती कर देते हैं। तो आपने क्या करना है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान आपने एरिया एंगल लेना है, तो वो हमारे पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ ये वाली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक है बेटा? ये वाली इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बेटा, ई ए डॉट खत्म करते हो कास थीटा, तो ई ए, अब बेटा कास थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 0। कास 0 किसके बराबर है बेटा? 1 के। 1 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वैसे के वैसे, ठीक है बेटा? तो ये है हमारे पास मैक्सिमम, क्या है बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है,
ठीक है बेटा। तो आपने जो एंगल लेना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान लेना है। ये नहीं समझना कि यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है 90 का एंगल आएगा, तो बच्चे यहाँ पे 90 पुट कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, ये आपने एहतियात करना है, बोर्ड के पेपर में भी अक्सर सवाल ये आता है। ठीक है, तो गलतियां बच्चे करते हैं, तो आपने अपनी गलती को सुधारना है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब इसका दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं। तो केस नंबर 2, व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल। ठीक है बेटा, अब जो हमारे पास एरिया होगा वो क्या होगा, पैरेलल। तो बेटा देखें, पहले बुक ऐसे पढ़ी थी, अब बुक ऐसे पढ़ी है। अब बुक कैसे पढ़ी है बेटा, ऐसे पढ़ी है, और इनके यूनिट वेक्टर ये होगा। ठीक है बेटा, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि यूनिट वेक्टर और सरफेस एरिया एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये है सरफेस एरिया, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, वेक्टर एरिया होगा। तो अब ये बुक ऐसे पढ़ी है। ठीक है, तो आप बेटा देखते हैं, ये है वेक्टर एरिया, ये क्या है बेटा, वेक्टर एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे पास कर रही हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपने वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल लेना है। तो ये देखिए बेटा, परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो पैरेलल होता है, बच्चे समझते हैं 0 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो आपने वही इक्वेशन यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 90 डिग्री। cos 90 किसके बराबर होता है बेटा, 0 के। इसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। अच्छा बेटा, इसको ये क्या हमारे पास मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, समझ आ रही है, या फिर 0 भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा लास्ट वाला केस रह गया है। लास्ट वाला केस मैं यहां पे करवा देता हूं बेटा आपको। लास्ट वाला केस मैं यहां पे करवा देता हूं। When area is held inclined। अब बेटा क्या है, inclined। अब inclined क्या होता है, तिरछ है, यानी कि पहले ऐसे, पहले हमारे पास एरिया ऐसे था, फिर ऐसे था। ठीक है, अब ऐसे है, समझ आ रही है। तो बेटा देखें, inclined ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, और ये क्या है, वेक्टर एरिया। ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो क्या है, थीटा। इसका प्रोजेक्शन ए से आप इसकी तरफ, ए की तरफ ड्रा करें, तो हम लिख सकते हैं कि ए cos थीटा। तो बेटा इक्वेशन वही है, इक्वेशन यहाँ पे लगाएं आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डॉट वेक्टर एरिया। तो बेटा इसको खत्म करते हैं, तो कोई ना कोई चीज, डॉट को खत्म करते हैं तो cos थीटा लगाते हैं।
ठीक है बेटा। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए cos थीटा। तो बेटा देखें, इसको हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ए ऑन ई। प्रोजेक्शन हमने ड्रा किया है, लिया है ए से ई की तरफ। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब इनक्लाइंड के बारे में कोई पूछ ले कि इनक्लाइंड जो एंगल होता है कहाँ पे होता है, तो आप बता सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो एंगल बनता है, ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो एंगल बनता है वो क्या है बेटा, इनक्लाइंड है, इनक्लाइंड एंगल है। ठीक है बेटा। तो बेटा ये आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो आपने बेटा अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ताकि ये इल्म का सफ़र जो होता है ये आगे कंटिन्यूस रहे। ठीक है, आप देख रहे होते हैं तो आपके दोस्त होते हैं उसका भी भला हो जाता है। ओके बेटा, तो आपने अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ओके बेटा।